तो स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से एम करीम के वेक्टर चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज सोन इन फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फिगर में 3 फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है। एक 15 न्यूटन का फोर्स है जो कि इस तरह से 53 डिग्री एंगल के साथ इस डायरेक्शन में, एक 8 न्यूटन और एक 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह से है। तो हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ये इतने चीज़ का वैल्यू आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट समझिएगा, अब सिंपल क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है। तो हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई सिंपल हम लोगों को इन तीनों वेक्टर को ऐड कर देना है। क्लियर है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। और सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि भाई जब भी इस तरह का सिचुएशन है तो हम लोग क्या करते हैं कि हर वेक्टर को i j k के फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो F1 वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। F1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। तो इसको देखिए हम लिख रहे हैं ये 15 कॉस, ये 53 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो कॉस 53 डिग्री i। ठीक है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगा। तो दोनों आई और जे रहेगा, प्लस आई प्लस जे रहेगा। ठीक है, प्लस 15 साइन 53 डिग्री जे, ये हम लोग ब्रेक कर लिए F1 को। प्लस F2 को, F2 तो भाई बहुत आसान है, डायरेक्टली ये वाई एक्सिस की तरफ है तो 8J, मैग्नीट्यूड 8 है तो 8J इसको हम लिख दिए। फिर प्लस अब F3 को लिख रहा है। F3 को ध्यान दीजिएगा, F3 आपका ये फोर्स है। अब ध्यान दीजिए, ये अगर इस एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, 53 डिग्री हो गया। मतलब ये नेगेटिव एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन आपको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 20 कॉस, कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री और इसका एक नेगेटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा कंपोनेंट, एक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो दोनों आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई प्लस 20 साइन 53 डिग्री माइनस जे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अभी इन सारे चीज़ों को अब हम लोग आई जे में हम लोग लिख चुके हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 15 कॉस 53 डिग्री आई है और एक यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 20 कॉस 53 डिग्री है तो 15 माइनस 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5। इसको हम लोग थोड़ा सा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम लोग आर वेक्टर लिखते हैं, ऑब्वियसली तीनों वेक्टर को ऐड करने के बाद कोई वेक्टर ही मिलेगा, तो इसीलिए ये आर वेक्टर को हम लोग लिख रहे हैं। ये हो गया 15 माइनस 20 माइनस 5, तो माइनस 5 कॉस 53 डिग्री आई। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब जे वाला 3 टर्म है, 1 2 और ये 3 टर्म है। देखिए ये 15 साइन 53 डिग्री जे है और ये है माइनस 20, तो 15 माइनस 20 यहाँ भी माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 साइन 53 डिग्री, ये प्लस 8 पहले से है तो ध्यान दीजिएगा, प्लस ये 8 माइनस 5 साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री और ये हो जाएगा जे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। माइनस 5 कॉस 53 डिग्री का वैल्यू है 0.601, ये आई हो गया, प्लस 8 माइनस 5 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू है 0.798 जे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद, सारी चीज़ का वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली अप्रॉक्सीमेटली देखिएगा आर का रिजल्टेंट का वैल्यू इतना आया, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं। ये 3.005 को 3 लिख दिए, माइनस 3 आया और 4.01 को अप्रॉक्सीमेटली प्लस 4J लिख दिए। कैलकुलेशन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, रूट अंडर आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 5। क्लियर है? चलिए 5 क्या होगा, ऑब्वियस है 5 न्यूटन। और साथ ही साथ अगर डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, जे का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई का कॉफिशिएंट -4, मतलब ये -4/3 हो गया। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स -4/3, इसका वैल्यू आ जाता है 127 डिग्री, आपका इसका वैल्यू आएगा स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है और फोर्स F इक्वल टू 4i प्लस 5j। आपको एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j, ठीक है। न्यूटन डिस्प्लेसेज अ पार्टिकल थ्रू डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द वर्क डन। वर्क डन निकालना है आपको। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 3i प्लस 6k, 3i प्लस 6k। तो वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट? तो सिंपली हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये इनफैक्ट आपको मैकेनिक्स में पढ़ना होगा, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, काफ़ी आगे का ये चैप्टर है, 4-5 चैप्टर बाद आपको मिलेगा। तो फिलहाल अभी इनफैक्ट 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हम लोगों को इसका क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j डॉट 3i प्लस 6k। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, देखिए i डॉट आई, ये 4 इंटू 3, ये तो ठीक है 12 हो गया 4 इंटू 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा j डॉट के हो रहा है ये 5 इंटू 6 और j डॉट के, आई डॉट आई तो 1 हो जाता है तो सीधे 4 इंटू 3 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जे डॉट के जो है ये जे डॉट के का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 90। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जे डॉट के क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड और कॉस। तो जे और के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, एक एक्स वाई एक्सिस की तरफ है, एक जेड एक्सिस की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब जे डॉट के का वैल्यू 0 होता है। ये टोटल टर्म ही 0, मतलब फाइनली इसका वैल्यू हो गया 12 कितना जूल, चूंकि वर्क डन निकाल रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस मीटर टू अ पोजीशन दिस मीटर ड्यू टू अ फोर्स दिस न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ भी वर्क डन निकालना है। तो अगेन कैसे सोचेंगे भाई, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आपको दिया हुआ है डायरेक्टली, आपको आई जे के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डायरेक्टली ना देके आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है। समझिएगा सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। मतलब कुछ इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है कि शुरू में इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर ये हम दिखा रहे हैं। ये एक पोजीशन वेक्टर मान लिया हम r1 दिखा रहे हैं। ये r1 पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है शुरू में कि पार्टिकल को हम फ्रॉम पोजीशन 6i प्लस 5j माइनस 3k, 6i प्लस 5j माइनस 3k, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन, यहाँ से एक पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करना शुरू किए और टू ए पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन मान लेते हैं। ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरह का यहाँ पहुँच गया है, एक फाइनली ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था और इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यही फाइनल पोजीशन R2 है। थ्योरी में सारी चीज़ों को देख चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ जाके आप पहले थ्योरी को देख लें। क्लियर है? तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो फाइनल पोजिशन वेक्टर ये R2 आपको कितना दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है 10i माइनस 2j, 10i माइनस 2j प्लस 7k। ये आपको दिया कि इनिशियल पोजीशन इतना है, फाइनल पोजीशन ये यहाँ पे पहुँच गया, मतलब इसका फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो और फोर्स हम लोगों को दिया हुआ है कि किस फोर्स के कारण ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, डिस्प्लेस हुआ है। तो वर्क डन हम लोगों को निकालना है, समझिएगा। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को निकालना मेनली डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये R1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर है। यहाँ पर क्या है, R1 वेक्टर ये प्लस जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल्स टू R2 वेक्टर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल R2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है भाई, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 है 10i माइनस 2j प्लस 7k, 10i माइनस 2j प्लस 7k माइनस R1 वेक्टर कितना है 6i 5j माइनस 3k, 6i प्लस 5j माइनस 3k। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10i माइनस 2j प्लस 7k, ये माइनस, चलिए ब्रैकेट हटा रहे हैं। तो ये तो 6i हो गया, ये माइनस 5j हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस
3 के हो गया। ठीक है, ये 10i और i वाला यहाँ है तो ये हो गया 4i। अच्छा j वाला यहाँ -2 -5 -7j, ये 7 के प्लस 3 के प्लस 10 के, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। इस वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हमारा निकल गया है, तो इसलिए वर्क डन हमने निकाल लेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा, फोर्स हम लोगों को दिया हुआ, फोर्स कितना है ड्यू टू अ फोर्स 10i माइनस 3j, 10i माइनस 3j प्लस 6k, ये डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लिए हैं 4i माइनस 7j प्लस 10k। चलिए यहाँ से इसको सिंपल डॉट प्रोडक्ट भाई बहुत ही आसान है, 10 इंटू 4 ये आई वाला हो गया टर्म, फिर प्लस जे वाला कॉफिशिएंट क्या है इधर है -3 इंटू यहाँ का कॉफिशिएंट क्या है -7, फिर प्लस के वाला कॉफिशिएंट इधर है 6 इंटू इधर है 10। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 40 प्लस माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 60 121 वाट जूल, 121 जूल, इतना वर्क डन करना पड़ा। क्लियर है, मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 3 इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ वैल्यू 1 न्यूटन एक्ट्स अलोंग द साइड BC CD एंड DE ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDF, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। आप देख सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि इसका सारे साइड का लेंथ जो है वो बराबर होगा। क्लियर है, और साथ ही साथ इसका जितना जो इंटरनल एंगल होगा ये सारा 120 डिग्री होगा। ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। ये सब कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। देखिए 3 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ये BC की तरफ, मान लेते हैं इस फोर्स का नाम हम दे देते हैं F1। एक फोर्स लग रहा है CD की तरफ, इस फोर्स का नाम देते हैं F2, और एक फोर्स लग रहा है DE की तरफ, इस फोर्स का नाम देते हैं F3। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना ये कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसका रिजल्टेंट निकालना है। ऑब्वियसली भाई एक फोर्स यहाँ पे है F1 F2 F3 इस तरह से, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा यही ना फोर्स हो जाएगा। B से आप E को मिला दीजिए, B से आप E को मिला दीजिए, तो यही वाला जो ये जो है यही आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। इसको हम R से डिनोट करें तो कहने का मतलब है कि कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ये R फोर्स क्या होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होगा, या कहें कि ये F1 F2 F3 का रिजल्टेंट वेक्टर है R वेक्टर। तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। स्टूडेंट देखिए 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, पहला मेथड जो कि मैथमेटिकली आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है और इसका हर साइड का ये मतलब इसका लेंथ 1 न्यूटन दिया हुआ है, मतलब कि मैथ्स के टर्म में बात करें तो हर साइड का लेंथ यूनिट है 1 है 1 है 1 है 1 है। क्लियर है ना, तो इसका ये जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना हो जाएगा 1 + 1 2 न्यूटन हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व मैथमेटिकली। डायगोनल का जो वैल्यू होता है वो डबल होता है किसी भी एक साइड के लेंथ का। क्लियर है, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखिए दूसरा तरीका आप इसको वेक्टर की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। तो आर वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर क्या हो गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबको क्या कीजिए आई जे के एक फॉर्म में लिख दीजिए। F1 वेक्टर तो भाई मैग्नीट्यूड 1 है, एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है तो 1 इंटू आई या सिंपल आई लिखिए F1 को 1 इंटू आई या आई लिखिए। ठीक है, F2 ध्यान दीजिएगा ये एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। इंटरनल एंगल सारा 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो F2 जो है मैग्नीट्यूड 1 है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको आप लिख दीजिएगा F2 का मैग्नीट्यूड 1 cos 60 डिग्री I प्लस 1 sin 60 डिग्री J। ये F2 हम लिख दिए। क्लियर है, चलिए अब उसके बाद हम लिख देते हैं F3 को लिख देते हैं। F3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट F3, अब ध्यान दीजिएगा F3 ये आपका ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये टोटल 120 है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो F3 का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री माइनस आई और 1 sin 60 डिग्री से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री माइनस आई प्लस 1 sin 60 डिग्री J।
आई जे में लिख दिए, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसको सॉल्व करते चलिए, ये आई तो आई रह गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक है 1 cos 60 डिग्री आई, एक है 1 cos 60 डिग्री माइनस आई, ये तो प्लस और माइनस ये दोनों अपना कैंसिल हो गया, सिंपल एक बच गया इधर साइन 60 डिग्री जे, साइन 60 डिग्री जे, तो ये हो गया 2 साइन 60 डिग्री जे। चलिए ये हो गया आई प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 जे हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई प्लस √3 जे, ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया है आई प्लस 3 जे, आई और जे में, इसलिए इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर ये हो गया 1 + 3 दिस इज 4 मतलब 2 न्यूटन। ये जो आंसर तीनों फोर्स का रिजल्टेंट हो गया 2 न्यूटन। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर गिवन बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जो है कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है कहीं स्पेस में, किसी प्लेन में, इनफैक्ट बेटर टू से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है उसका पोजीशन कंटिन्यू टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो देन कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसका स्पीड देखिए, एक्स पोजीशन इसका जो है वो कैसे चेंज कर रहा है a/t², और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका कैसे कर रहा है टाइम के साथ b/t², जहाँ पे a और b कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग को स्पीड निकालना है, तो भाई इसका अगर इसका x पोजीशन आपको दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा dx/dt, ठीक है। ये हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ से dAt²/dt, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले आए, अंदर में बच गया t²/dt, तो a इंटू t⁻n, तो nx⁻n-1, तो 2 इंटू 2⁻2-1, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, तो t का पावर ये 2-1 तो t का पावर 1 हो गया, मतलब सिंपल t लिख दीजिए, तो 2at। क्लियर है। चलिए उसी तरह यहाँ से हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो dy/dt, तो ये हो गया dy के जगह b/t²/dt, b कांस्टेंट है तो ये हो गया dt²/dt। उसी तरह यहाँ पे बिल्कुल सेम है, dt² का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t आया, तो b इंटू 2t, मतलब इसको सॉल्व किए तो आ गया 2bt। ध्यान दीजिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट हम लोगों को पता चल चुका है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता चल चुका है, तो आप सिंपल वेलोसिटी को लिख सकते हैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंटू y प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू j। क्लियर है। तो ये हो गया आई जे के को फॉर्म में लिख दिए 2ATi प्लस 2BT जे। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्पीड हम निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा √i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2AT का स्क्वायर, ये j का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2BT का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हो गया, ये हो गया आपका 4a²t² प्लस 4b²t²। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 4t² आपका कॉमन है, अंदर में बच गया ये a² प्लस b², तो 4t² को हम बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2t, और रूट के अंदर बच गया a² प्लस b², ये जो फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी फाइनली लाई डाउन ऑन आवर बेड इन द नाइट सिंस द टाइम वी रोज फ्रॉम द सेम बेड इन द मॉर्निंग। मतलब हम रात में बेड पर गए और सुबह बेड पर से उठते हैं, तो रात से सुबह तक में हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट रहा। भाई तो 0 डिस्प्लेसमेंट रहा। रात में भी हम बेड पर थे, रात भर बेड पर ही रहे, सुबह में भी उठने के जस्ट पहले हम लोग बेड पर ही थे, तो बेड पर ही रहे। हमारा मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में रात और सुबह की जगह पे आज रात में सोए और 10 दिन बाद भी उठें, 2 दिन बाद भी उठें, तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू टाइम बीतते चला गया, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरे पोजीशन में किसी से भी हम बात करेंगे कि भाई पोजीशन में कोई चेंज हुआ, तो नहीं बोलेगा नहीं आप तो कंटिन्यू वहीं के वहीं के ही, आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। क्लियर है। तो आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, M and N are two sides few kilometers apart on a perfectly flat plain road। अच्छा, कोई perfectly flat plain road है, कोई प्लेन रोड है, और M और N कोई 2 पोजीशन आर 2 साइड्स फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट, M और N 2 साइड से फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है। A girl takes off from M in a helicopter circles around and then lands at N। एक गर्ल जो है वो हेलीकॉप्टर की सहायता से इस तरह से वो M से N की तरफ ये मूव कर जाती है।
ठीक है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाइल ऑन द अदर हैंड ए मैन वॉक्स फ्रॉम एम टू एन, जबकि एक आदमी जो है एम से एन इस तरह से वॉक करता है, इस तरह से वॉक करता है, तो कंपेयर देयर डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का ही इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप इनिशियल से फाइनल कैसे गए, किस रूट को फॉलो किए, उससे मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल अगर सेम है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, कितना भी आदमी का देखा जाए। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट जब सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। सेम है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, तो 2/2 मतलब 1 हो गया, 1/1 जो कहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48, इज इट करेक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये कहना सही है कि दो वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। कोई जरूरी नहीं है। देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर आप मान लीजिए 7i और एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए -4i आप मान लीजिए। ठीक है ना। देखिए हम ये दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो हमको कौन सा वेक्टर मिल रहा है? 3i मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। हमेशा बड़ा होना चाहिए, किसी भी वेक्टर से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 4 वाले से भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड 4 और इस 7 वाले से भी कम है। क्लियर है? तो ये कहना भाई गलत होगा कि ऐसा मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है आपका जरूरी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट करेक्ट दैट द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ए वेक्टर? नो भाई, आप कोई भी वेक्टर लिखते हैं, मान लिया एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हम लोग जैसे ब्रेक करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में xi प्लस AYJ प्लस AZ के, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या हो, ये इसको हम कहते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, AX को कहते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी होता है, कंपोनेंट स्केलर है। ठीक है, एक से कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म वेक्टर है, ये पूरा का पूरा टर्म वेक्टर, लेकिन ये AX जो कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज इट करेक्ट टू से दैट इफ अ वेक्टर इज जीरो देन ईच ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मस्ट बी जीरो। क्वेश्चन कह रहा है 50 में कि अगर कोई वेक्टर मान लिया जीरो है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए को हम इस तरह से लिखते हैं आगे xi प्लस AYJ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेक्टर जो है ये क्या है? जीरो है। तो कह रहा है कि अगर ये वेक्टर जीरो है देन ईच ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मस्ट बी जीरो। तो इसका दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली निश्चित रूप से जीरो होगा तभी तो पॉसिबल है कि ये जीरो होगा। नहीं तो आप सपोज कीजिए कि इसमें से अगर किसी एक का भी वैल्यू कुछ आ गया अदर देन जीरो, मान लिया 2j आ गया, ये तो जीरो है तो जीरो है, अब मान लिया इसका वैल्यू आ गया 2j, तो ये फिर जीरो कहाँ से होगा? इसका तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, ये जीरो वेक्टर रहेगा ही नहीं। किसी एक का भी अगर अदर देन जीरो आ गया तो ये जीरो कभी नहीं होगा। इसको जीरो होने के लिए दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो भाई बहुत ही क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा यस।